हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर चल रहा है 2। और इस वाले चैप्टर नंबर से मैंने जो 4 पार्ट हैं वो पहले दिए हैं, जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के हैं। इसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं और मैं आपको दे रहा हूँ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। ये जो होगा चैप्टर नंबर 2 से, जो शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन। और जो MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। और इन क्वेश्चनों को मैं काफ़ी डिटेल्ड में समझा रहा हूँ, जिससे आपके अगर आसपास भी क्वेश्चन आ जाएं तो इसको कर सको। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि एक चालक पर कोई आवेश नहीं है तो क्या इसकी धारिता शून्य है। अगर चालक पर कोई आवेश नहीं है तो जो कैपेसिटी है, क्या इसकी ज़ीरो है, ये पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, अगर आवेश का मान जीरो है, आवेश का मान अगर ज़ीरो है, अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर हम कहें चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी कि जो बॉडी हमारी है वो न्यूट्रल है, उदासीन वस्तु है हमारी। तो इसका मतलब ये तो है ना कि इस पर जो आवेश हैं, आवेश तो इकट्ठे हैं, आवेश तो इकट्ठे हैं, भले ही इसका जो रिजल्टेंट मान है वो शून्य है। तो इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर आवेश का मान शून्य है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी धारिता भी शून्य होगी। तो इसका आंसर होगा कि अगर किसी चालक पर अगर आवेश का मान शून्य है तो हम ये नहीं कह सकते, ये प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते कि उसकी धारिता शून्य होगी या नहीं होगी। इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। इसका मतलब ये है, देखो, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर संधारित्र, और संधारित्र कैसा है, प्रारंभ में स्टार्टिंग में ये वायु संधारित्र था। इसका मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर था हमारा, इसके बीच में स्टार्टिंग में एयर भरी हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया, इस यहाँ पर बीच में डाल दिया, इसके बीच में डाल दिया हमने एक डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, वायु हटा के इसके बीच में क्या डाल दिया, वायु तो हटी गई, परावैद्युत माध्यम डाल दिया, के डाल दिया यहाँ पे। तो कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। तो देखो, अगर हमने यहाँ पर परावैद्युत माध्यम डाल दिया तो हमारी जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता। जबकि आवेश का मान चेंज होता है। कैसे होता है? Q इक्वल टू होता है CV। जैसे ही हमने परावैद्युत माध्यम डाला तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है जो धारिता होती है वो होता है C इक्वल टू माध्यम की धारिता C0K, है ना, ये होता है। तो अगर यहाँ पे परावैद्युत माध्यम डाला, K डाला, तो यहाँ पे माध्यम की धारिता बढ़ गई, CK बढ़ गया। CK बढ़ गया यानी कि CK धारिता बढ़ी तो आवेश भी बढ़ गया। तो आवेश बढ़ता है, धारिता भी बढ़ती है, और इसकी ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। तो जो एक ही भौतिक राशि ऐसी है जो कि परिवर्तित नहीं होती, वो है हमारा विभवांतर। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा, विभवांतर, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, 1 पिकोफैरेड धारिता का एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र जब इसकी प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करके पूरे स्थान को मोम से भर दिया जाता है तो धारिता बढ़ाकर 2 पिकोफैरेड हो जाती है। तो मोम का परावैद्युतांक क्या होगा? तो हमसे ये पूछा है कि भाई परावैद्युतांक जो है उसका मोम का वो कितना होगा। तो देखिए, पहले जो धारिता थी वायु संधारित्र की C0 की, वो थी 1 पिकोफैरेड, है ना, 1 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड का मतलब -12
फेरड, इतनी धारिता थी इसकी। अब जब माध्यम रख दिया इसके अंदर, मतलब मोम डाल दिया, तो माध्यम की वजह से जो धारिता हो गई हमारी, वो हो गई 2 पिको फेरड। और हमें पता है सी के और सी नॉट में रिलेशन होता है, सी के इक्वल टू होता है सी नॉट के, और के इक्वल टू होता है सी के अपॉन सी नॉट, सी के अपॉन सी नॉट। सी के का मान है 2 पिको फेरड और सी नॉट की वैल्यू है 1 पिको फेरड। पिको फेरड से पिको फेरड कैंसिल होता है, के का जो मान है वो होगा 2। इसका मतलब ये है कि मोम का जो परावर्तनांक होगा वो 2 होगा। हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कहता है 100 माइक्रोफेरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो धारिता है हमारी 100 माइक्रोफेरड, 100 माइक्रोफेरड, 100 माइक्रो का मतलब माइनस के 6, सॉल्व करके हो गया ये प्लस का 2 पावर, ये माइनस के 6 जोड़ के हो गया माइनस के 4 फेरड, और विभव हो गया यहाँ पर 100 वोल्ट यानी कि 10 टू द पावर 2 वोल्ट। तो ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर। सी की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस के 4 वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब 10 की घात 2 का स्क्वायर, 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, 1/2 की वैल्यू हो गई 0.5, 10 टू द पावर माइनस का 4, और ये हो गया प्लस का 4। ये प्लस का 4 पावर 10 टू द पावर प्लस के 4 माइनस के 4 ये कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया 0.5 जूल। इसका मतलब ये है 100 माइक्रोफेरड की धारिता वाले संधारित्र को अगर हम 100 वोल्ट से 100 वोल्ट से आवेशित कर दें तो जो इसकी जो ऊर्जा होगी वो 0.5 जूल की होगी। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये पूछा जाता है, इसमें पूछा है पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है क्यों। पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य मानते हैं, इसका कारण क्यों, कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है कि पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हैं, तो इसका उत्तर ये है क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पृथ्वी का विभव अनंत माना जाता है। तो देखो कैसे, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, और यहाँ से अगर मैं देखूँ V को इधर करूँ तो V इक्वल टू हो गया Q अपॉन C। अगर यहाँ पर धारिता का मान अनंत कर दिया जाए, यहाँ पे अनंत इनफाइनाइट से डिवाइड लगाओ तो विभव का मान हो जाएगा 0। तो पृथ्वी की जो धारिता है उसे हम अनंत मानते हैं, इसलिए जो पृथ्वी का विभव होगा वो होगा हमारा 0। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छा इंप्रूव करने वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है जर्मेनियम, अभ्रक तथा कार्बन में से कौन सा परावैद्युत है। तो देखो जर्मेनियम और कार्बन ये हमारे परावैद्युत नहीं है। अभ्रक जो होता है वो परावैद्युत की तरह काम करता है क्योंकि ये कुचालक है, और इसको अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल दिया जाए तो जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है, तो अभ्रक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। संधारित्र में जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनके नाम बताओ। तो देखो जैसे कागज है, मोम है, या अभी अभी मैंने आपको बताया अभ्रक है, ये सभी हमारे परावैद्युत माध्यम होते हैं। इसका प्रयोग हम करके किसी चालक की धारिता को, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है
संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, संधारित्र की जो धारिता होती है इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है Ka(ε0/d). तो जो धारिता है उसे बढ़ाने के लिए, C का मान बढ़ाने के लिए जो परावैद्युत पदार्थ है K का जो मान है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत माध्यम डाल दें, डाइलेक्ट्रिक्स डाल दें, तो कैपेसिटी यहाँ से बढ़ जाती है। दूसरा, अगर प्लेटों का क्षेत्रफल इंक्रीज कर दें, एरिया इंक्रीज कर दें, एरिया इंक्रीज करने पर भी कैपेसिटी बढ़ती है। और तीसरी बात यह है कि प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है उस पर उसके हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान कम हो जाता है, या हम कहें कि दूरी घटाने पर धारिता का मान हमारा बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर हम दूरी को घटा दें, घटाने के बाद में धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रफल बढ़ाकर धारिता का मान बढ़ सकता है। परावैद्युत माध्यम डालने पर धारिता का मान बढ़ सकता है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिस पर कैपेसिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। संधारित्र में परावैद्युत के रूप में धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? अगर हम संधारित्र यानी कि कैपेसिटर में यहाँ पे मेटल्स डाल दें, परावैद्युत माध्यम ना डाल के क्या डाल दें, मेटल्स डाल दें। मान लो हमने इसको डाल दिया मेटल्स, है ना, मेटल डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया मेटल, पूरे में डाल दिया, पूरे माध्यम में डाल दिया मेटल, तो क्या होगा? तो देखो, अगर हम मेटल डाल देंगे यहाँ से, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि यहाँ स्पार्किंग वगैरह भी हो सकती है। तो उत्तर इसका ये है कि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में धातु रखने पर, धातु की प्लेट रखने पर, है ना, लघुपतित होकर निरावेशित हो जाएगी। अगर हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में प्लेटें रख दी, यहाँ पर ये जो हमने मेटल की प्लेट डाल दी, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये जो कैपेसिटर होगा इसका कोई काम नहीं होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो होगा वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, समान धारिता C के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनको परिणामी धारिता कितनी होगी? मतलब इनकी परिणामी धारिता कितनी होगी? यदि संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो धारिता कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमको जोड़ना है श्रेणी क्रम में एक जैसे संधारित्र। सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 संधारित्र हैं इसलिए हमने 3 बार लिखा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये हो गया हमारा 3/C। इसको अगर मैं रिवर्स करूं, क्योंकि ये हमारा 1/CS की वैल्यू है, यहाँ पर बच्चे अक्सर रिवर्स नहीं करते, और रिवर्स नहीं करते तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो जो CS होगा हमारा, टोटल सीरीज में कैपेसिटी होगी वो होगी C/3। ये हमारा श्रेणी क्रम में एक जैसे 3 संधारित्रों को जोड़ने पर जिसकी कैपेसिटी C है उसकी धारिता है। और अगर हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 मतलब C और C तीनों एक जैसे हैं, तो जो टोटल कैपेसिटी होगी समांतर क्रम में वो होगी हमारी 3C। ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और हमारे कैसे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और MCQ, ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार हमसे, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपको मैं लगातार क्वेश्चन देता रहूं। थैंक यू।